494 के बारे में पता होना। बेटा रीड कर 494। Yes, ma'am. 2 minutes. Section 494, marrying again during lifetime of husband or wife. Whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine. Exception. This section एक्सेप्शन does not. इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक्सेप्शन के लिए ही सेक्शन को रीड किए। एट प्रेजेंट बाईगैमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम ये कभी कर ही नहीं रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट है वो 7 years का प्रोविजन। बेटा एक्सेप्शन रीड कर। Exception. This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of a competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of ये subsequent. इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम 7 years की बात कर रहे हैं कि दूसरा स्पाउस अलाइव है एंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द अदर स्पाउस उसने शादी कर ली है, पर जो अलाइव है उसका 7 साल से कोई भी अता पता नहीं है, और उसने इस फैक्ट को अपनी दूसरी शादी से जिससे हो रही है उसको इन्फॉर्म किया है, और इस फैक्ट की नॉलेज के बावजूद उसने वो शादी की है, तब ये सेक्शन 494 क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस नहीं है। बेटा रीड करो। At the time of subsequent marriage shall have continually absent from such person for a space of 7 years and shall have not been heard by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall before such marriage take place inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of fact so far as same are within his or her knowledge. प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोवाइजो में ये बात लिखी है 494 में, अगर उसको पता है ये बात, उसको इन्फॉर्म्ड फैक्ट्स हैं ये सारे, तो वो 494 में अप्लाई नहीं करेगा। तो बेटा जहां पर आपका हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के लास्ट ग्राउंड के साथ ना आप दो प्रोविजन लिख लो। पहला जो आपका है सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एविडेंस एक्ट का प्रोविजन है, और जहां पर वो बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करता है कि प्रिजम्पशन ऑफ सिविल डेथ है, तो लॉ तो जो प्रिजम्पशन है वो तो दूसरे स्पाउस के फेवर में है जो पिटीशन फाइल करेगा डाइवोर्स के लिए, और अगर कोई आकर कह रहा है कि दूसरा स्पाउस अलाइव है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। साथ में इसके लिख लीजिए एक्सेप्शन टू सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। वहां पर जो 494 की एक्सेप्शन है, वहां पर भी हमें पता चलता है कि अगर एक स्पाउस 7 साल से लापता है और जो दूसरा स्पाउस है वो फिर से मैरिज करना चाहता है, उसने इस फैक्ट के बारे में होने वाले अपने दूसरे हस्बैंड या वाइफ को बताया है, उसको इस फैक्ट की पूरी नॉलेज है, और इस सब चीजों को जानने के बावजूद उसने अगर शादी की है तो वो बाईगैमी में फॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब बाईगैमी में हम करेंगे, सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में कॉन्सिक्वेंस वेरी करता है। हम कह रहे हैं सिविल लॉ में हमने नहीं कहा कि मैरिज वॉइड नहीं होगी, नेचर ऑफ मैरिज है वो वॉइड है। बाईगैमी होता है मल्टीपल मैरिजेस, हम उसे पनिश कर रहे हैं, पर यहां पर आते हैं सिविल लॉ में भी वॉइड का तो तब क्वेश्चन अराइज होगा जब पहला हस्बैंड रीअपियर होगा, और पर वो 494 में कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो क्रिमिनल लॉ ने इसको एक्सेप्शन में रखा है, बिकॉज एक एग्रावेटेड सिचुएशन है जहां पर एक स्पाउस 7 साल तक लापता है, और इसका मतलब कोई मेला फाइडी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जिससे आपने सब्सिक्वेंट मैरिज की है आपने उसको इन्फॉर्म किए और उसके बाद शादी की है, तो वो बाईगैमी में फॉल नहीं करेगा। यस, पर जो सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर फ्लो करेंगे, क्योंकि हमारा ये आपका चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। अब हमने देखने अगर मैरिज भी वैलिड है या नहीं है, तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे।
अगर हस्बैंड रीअपियर हो जाता है, सेकंड मैरिज वुड बी कंसिडर्ड एज वॉइड, क्योंकि उसे प्रेफर करना चाहिए था कि वो पहले डाइवोर्स की डिक्री ले ले, उसके बाद वो मैरिज करे। ठीक है प्लीज। यस, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, ये जो हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 की है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, it is having grounds of divorce which could be availed both by the husband as well as wife. हमारा सेकंड टॉपिक है स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ। Special grounds of divorce available to wife, section 13 subsection 2। चार है इसमें, फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट है प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज। प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज, जो पहला ग्राउंड है दैट इज डीलिंग विद pre-act polygamous marriage. Second, husband guilty of rape, sodomy and bestiality. Rape, sodomy and bestiality. Bestiality, bestiality। थर्ड ग्राउंड है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर पासिंग ऑफ decree of maintenance for a period of 1 year or more। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा, स्टार लगा दीजिए। ये आपको एग्जामिनेशन में ट्वाइस और थ्राइस ऑलरेडी मेंस में पूछा हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें छोटा सा कैच है, अभी हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा, पर जब हम एग्जामिनेशन में रीड करते हैं क्वेश्चन, हम वो कैच मेकआउट नहीं कर पाते और हम ब्लाइंडली 13(2) का ये प्रोविजन अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फोर्थ लिखिए रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। फोर्थ है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। ये आपको 2006 या 7 में आपके मेंस में आया हुआ है और उन्होंने ये पूछा हुआ है कि रेपुडिएशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट आपके हिंदू लॉ में भी है, मुस्लिम लॉ में भी है। हिंदू लॉ के प्रोविजन को डिस्कस करते हुए बताइए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम लॉ, क्योंकि वहां पर हम ख्यारुल बुलूक कहते हैं इस कंसेप्ट को, तो वो क्या डिफरेंस है तो वो हम इसमें डील करेंगे। ठीक है प्लीज। हाँ जी, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज। प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज, जो आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जो फर्स्ट ग्राउंड है वो है प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज। हमारे यहां पर पॉलीगैमी एक बहुत प्रिविलेज्ड चीज समझी जाती थी। पॉलीगैमी को हम एक्सेप्ट कर चुके थे। यस, इवन लेडीज इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी थी। एक राजा की कोई लिमिट नहीं था रानियों का, वो अब किंग कुड मैरी कितनी 5, 10, 20, 30 एनी नंबर। ओपन स्वयंवर होते थे और जो भी कोई वो उसमें गर्ल की जो चॉइस थी वो इंपॉर्टेंस होती थी। गर्ल जिसको वरमाला डालती थी वो उसके साथ चली जाती। एक ये फॉर्म ऑफ मैरिज था जिसको हम स्वयंवर कहते थे। मैरिज के 13-14 फॉर्म्स थे आपके ओल्ड लॉ में, गंधर्व मैरिज, स्वयंवर एंड ये ऑल, हम स्वयंवर की बात कर रहे थे। उसके बाद जब राव कमेटी ने हमारा ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस करना चाहा
मोनोगैमी का सबसे ज्यादा जो ऑपोजिशन किसी प्रोविजन को फेस करना पड़ा वो था कंडीशन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 5, जो ये कहा कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो हिंदू है, शादी के टाइम पर कोई और स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। हम क्यों मोनोगैमी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे? हम कहते थे कि अगर फीमेल्स को, अगर हिंदू वुमेन की हमने सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, उसको एम्पावर करना है, तो बहुत जरूरी है हमें इक्वल फुटिंग पर लाना होगा बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो जो भी डिस्क्रिमिनेटरी एरियाज हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये तो मोनोगैमी से तो एक ठीक कर दिया, इवन इन सक्सेशन एडॉप्शन हम धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाकर दोनों को इक्वल फुटिंग पर ला देंगे। क्यों? अगर सोसाइटी में, अगर हमारा जो सोशल सिस्टम है, अगर वो दो फ्रैक्शंस में या फैक्शंस में इतना गैप है, तो आप एकदम से अगर करेंगे बंद तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, धीरे 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 हम गैप कम करेंगे और एक टाइम आएगा जब हम क्या अचीव कर लेंगे, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। तो उन्होंने मोनोगैमी को इंट्रोड्यूस कर दिया। पर जो लॉ मेकर्स थे वो इस चीज से बिल्कुल अवेयर थे। मोनोगैमी को 1955 में इंट्रोड्यूस किया है, पर उससे पहले पॉलीगैमी तो होती रहती है, होती थी, होती रहती नहीं थी, होती थी। एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो नहीं होती होगी, पॉलीगैमी थी। यस बेटा, जब हम उसमें 494 में हम बात करते हैं ना, 494 में बाइगैमी उनको अप्लाई करेगी जहां पर ये पर्सनल लॉ में जिनको परमिसिबल नहीं है। अगर हम, क्योंकि हमारा लॉ कोडिफाइड तो था नहीं 1955 में, बाद ही अप्लाई करेगा, तो इसलिए क्योंकि जैसे मुस्लिम लॉ में ये अप्लाई नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेटरी है, मेल्स को नहीं कर सकता, फीमेल्स के करेगा। तो जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे भी सेम है। आप जो 1860 की बात कर रहे हैं ना, फीमेल्स को कभी हमने पॉलीएंड्री परमिट नहीं की है। अगर कोई फीमेल कर रही है तो ऑब्वियसली उसको अप्लाई करेगा और सेकंड मैरिज वॉइड होगी। ये जो ये आपको फिर पता होना चाहिए, पॉलीजनी होता है, पॉलीजनी एक, पॉलीगैमी बेसिक टर्म है जो हम मल्टीपल मैरिज जिसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने पॉलीगैमी किस सेंस में यूज किया है, अगर मेल कर रहा है मल्टीपल वाइफ्स के लिए, जबकि अगर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखें, पॉलीगैमी मल्टीपल मैरिजेस को कहते हैं, चाहे वो मेल करे चाहे वो फीमेल करे। अगर आप सोशियोलॉजी की किसी बुक को कंसल्ट करें मैरिज के चैप्टर में, अगर वो मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, इसका मतलब फीमेल कर रही है मल्टीपल मैरिज, वो आती है पॉलीएंड्री। अगर वो मल्टीपल वाइफ्स है कि हस्बैंड कर रहे हैं, उसको हम पॉलीजनी कहते थे, पॉलीजनी। पर हमारे लॉ ने क्या ऑप्ट किया है कि अगर हस्बैंड कर रहा है तो वो पॉलीगैमी है, अगर वाइफ कर रही है तो वो पॉलीएंड्री है। जबकि पॉलीगैमी कोई हस्बैंड नहीं, वो मल्टीपल मैरिजेस के लिए यूज होता है इंग्लिश में, सोशियोलॉजी में, आइदर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ। पर हमने कहा है जब कोई स्पेसिफिक टर्म हमारे एक्ट में स्पेसिफिक यूज हुई है, हमने तो उसी के रेफरेंस में यूज करना है। तो यहाँ पर जब लॉ मेकर्स ने देखा कि पॉलीगैमी तो परमिटेड थी मेल्स को, क्या वाइफ्स खुश होंगी पॉलीगैमी से? क्यों? इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट, कभी भी आप सब वाइफ्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, और यहीं से ही वाइफ के ग्रीवियंस पहला स्टेप स्टार्ट होता है। फिर जो पहली वाइफ्स हैं, ये इश्यूज थे जो कैसे रिलेशनशिप अफेक्ट करते थे, उसको बच्चे नहीं हुए। जो दूसरी वाइफ आई है, उसको आती पहला लड़का हो गया। आप देखिए, वाइफ चाहे पहले वाली अच्छी हो, पर सोशली किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी? ये सारे इश्यूज थे, क्या ग्रीवियंसेस हो सकते हैं। और इसलिए चाहे मोनोगैमी हमने इंट्रोड्यूस किया 1955 में, पर हमने 13 सबसेक्शन 2 में प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज की जो वाइव्स हैं उनको हमने राइट दिया है। तो हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के पहले ग्राउंड को हम डील करने के लिए बेटा प्रेपोजिशन लिखिए।
इसको हम सेक्शन कैसे अप्लाई होता है इसका हम एक लाइव एग्जाम्पल कर रहे हैं. H married W, H married W in 1940. 2-4 लाइनें छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए H married W1, H married W1 in 1942. फिर 2-4 लाइनें छोड़ दीजिए और फिर लिखिए H married W3 in 1948. मॉली रीड कर बेटा. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई. A wife may also present a petition for dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground, in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act. यस, यहां पर आप फर्स्ट नंबर लगाइए बेयर एक्ट में, दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट. अब आप मुझे बताइए किस किस वाइफ को रेमेडी अवेलेबल होगी अंडर दिस. कौन वाइफ कहेगी हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट? क्यों? अच्छा, ये मैरिड अगेन मतलब हमारी शादी के बाद फिर से शादी कर लिए बिफोर हिंदू मैरिज. बिल्कुल ठीक है. W1 एंड W2. वो कैसे? W1 का ग्रीवियंस होगा हस्बैंड हैड मैरिड टू W2 एंड W3 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मैरिड अगेन. W2 का ग्रीवियंस है H हैज मैरिड अगेन टू W3 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. क्लियर है प्लीज? और के बाद सेकंड नंबर लगाइए, that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of solemnization of marriage of the petitioner. इसका मतलब जब उसकी मेरे साथ वाइफ कह रही है शादी हुई थी, हमारी शादी से पहले कोई और वाइफ इसकी अलाइव थी. किसको अप्लाई करेगा? सेकंड और थर्ड को, W2 और W3 को. क्योंकि W2 कहेगी कि मेरी शादी जब हुई तो W1 अलाइव थी, और W3 बोलेगी जब हम मेरे साथ शादी हुई तो W1 और W2 दोनों ही अलाइव थी. क्लियर है प्लीज? ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब हम ये नहीं देख रहे किससे पहले शादी हुई है किससे बाद में शादी हुई है. प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज की हर वाइफ को अगर 10 शादियां हुई है तो 10 की 10 को हमने ये रिलीफ दिया है. क्योंकि पार्लियामेंट लॉ मेकर्स इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि पॉलीगैमी हस्बैंड के लिए तो प्रिविलेज है पर वाइफ्स के लिए डिजास्टर है. और इसलिए अगर उनकी 1955 के पहले शादी हुई थी तो लॉ कहता ऐसा नहीं कि वो उनके लिए लॉ नहीं है, या फिर वाइफ्स विल कंटिन्यू टू सफर कि मोनोगैमी तो 1955 में आई है तो उससे पहले वाली वैलिड है. नहीं, उन्होंने स्पेशल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स डाला, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया. बिकॉज हम कहते हैं कोई भी वाइफ सफर नहीं करेगी ड्यू टू एनी इंस्टीट्यूशन जिसको 1955 में अबॉलिश कर दिए, पर क्योंकि उनकी शादी 1955 से पहले हुई है उनके पास कोई रेमेडी नहीं है. अगर वो एक्सेप्ट कर चुकी है लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉ नहीं कह रहा आकर आप डोर नॉक करो और आप डाइवोर्स लो. यस, बट इफ दे आर एग्रीव्ड वन रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम. ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? प्रोवाइजो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीड कर बेटा प्रोवाइजो. Provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition. अगर वो W1 फाइल कर रही है तो W2 या W3 में से कोई अलाइव होना चाहिए. अगर W2 कर रही है तो उसके लिए तो दोनों ही है, ऊपर में भी फॉल कर जाता है नीचे में भी, तो W1 या W2 में से कोई अलाइव होना चाहिए. क्यों? अगर सपोज
हमने कहा एक मैरिज हुई 40 में, एक 43 में, एक 48 में, ये लिखा है। तो अगर हम कह रहे हैं 50 में एक्सीडेंट हो गया और W3 की डेथ हो गई, 52 में ड्यू टू सम डिजीज W2 की डेथ हो गई, और 1955 में W1 फाइल कर रही है ऑन दिस ग्राउंड, ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? ग्रीवियंस लैप्स कर चुके हैं, ग्राउंड मेंटेनेबल नहीं है। ग्राउंड है प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज में, जहां पर मल्टीपल वाइफ्स हैं और कोई वाइफ एग्रीव्ड है, उसको हमने रेमेडी दी है। अगर कोई और वाइफ अलाइव ही नहीं है एक्सेप्ट वन, ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है प्लीज। इस केस में आप कह रहे थे कि वाइफ डेथ हो जाए तो फिर सेकंड वाइफ को ये ग्राउंड अलाइव नहीं होगा, मतलब मिलेगा नहीं। बट अगर जैसे डेथ हो जाए तो बेटा अब जैसे हम इसमें 2 ही शादियां लेते हैं, अब थर्ड काट दो। अगर हम सोचें कि थर्ड है ही नहीं, पहली मैरिज हुई 40 में और दूसरी 43 में, उसके बाद हम वाइस वर्सा ले सकते हैं। पहले वाले की डेथ हो जाती है W1 की, एक्ट आ गया 1955 में, और वहां पर ग्राउंड अप्लाई नहीं करेगा W2 के लिए। वो क्यों? क्योंकि ग्राउंड लैप्स कर चुके हैं। हमने कहा है इन आइदर केस एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट नहीं है, वो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, और अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कमेंसमेंट की बात नहीं है, जब आपने पिटीशन प्रेजेंट की है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1955 में फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, क्या पता कोई 60 में फाइल करे या 61 में फाइल करे। तो जब आपने प्रेजेंट की है पिटीशन, उस टाइम पर दूसरी वाइफ का अलाइव होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज का तो ग्राउंड लैप्स कर गया। हमने तो पॉलीगैमस मैरिज की वाइफ को रेमेडी दी है, अगर वाइफ ही नहीं है कोई और, फिर पॉलीगैमस मैरिज क्या हुई? तो मल्टीपल वाइफ्स में किसी एक दूसरी वाइफ का अलाइव होना जरूरी है। ठीक है प्लीज। कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? आप लिखिए अंडर सेक्शन यस, कुछ पूछना है आपने? यस मैम। यस बोलिए शिफाली। मैम जैसे हम हिंदू लॉ में बात करते हैं कि एक्सक्लूसिविटी ऑफ मैरिज, तो मैम हम पॉलीगैमी भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब करते थे, एंड हम एक्सक्लूसिविटी ऑफ यूनियन भी कहते थे। तो मैम ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे चलती थी? लाइक मैम बेटा वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हमने थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स किया, हमने कहा एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, और अगर कोई एडल्ट्री कर रहा है तो वो है। इस केस में हमने डाइवोर्स का कंसेप्ट कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हमारे हिंदू लॉ में। ये जो डेवलपमेंट है इंग्लैंड में पहले स्टार्ट हो चुकी थी, हमारे यहाँ पर डाइवोर्स कभी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, और पॉलीगैमी वाज वेल एक्सेप्टेड नोशन ऑफ द सोसाइटी। जब लॉ बनाया गया वहां पर हमने डाइवोर्स का जो फॉल्ट थ्योरी था उसको हमने पार्टली इंट्रोड्यूस किया, और जब हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो आपने बोला वो तब रेलेवेंट होता अगर हम एडल्ट्री भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में पॉलीगैमी का इंस्टीट्यूशन भी करते कि वैलिड है, पर नहीं। जब हमने सेक्शन 13 को इंट्रोड्यूस किया, साथ में हमने मोनोगैमी भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि एक्सक्लूसिविटी ऑफ यूनियन, जिसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका रियल उसका एप्लीकेशन हो सके। क्योंकि हिंदू लॉ में डाइवोर्स कभी रिकॉग्नाइज था ही नहीं, डाइवोर्स का कंसेप्ट था ही नहीं। मैरिज को तो परमानेंट यूनियन मानते थे, बट यस विद पैसेज ऑफ टाइम देखा गया ग्रीवियंस तो होता ही है। जब हम एक्सक्लूसिव यूनियन मानते हैं तो ये कैसा लॉजिक है कि वाइफ के लिए तो एक्सक्लूसिव यूनियन है कि हस्बैंड का एक्सक्लूसिव राइट है, पर हस्बैंड को पॉलीगैमी परमिटेड है। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था इन मैरिटल एरिया, और इसी एरिया को उन्होंने इक्वल फुटिंग पर ला दिया बाय 1955। पहले कन्फ्लिक्ट नहीं था क्योंकि डाइवोर्स का रेमेडी अवेलेबल ही नहीं था, और जब इंट्रोड्यूस किया साथ ही हमने एडल्ट्री के साथ साथ मोनोगैमी को भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है प्लीज। यस मैम। क्योंकि बेटा जो आप कह रहे हैं, अगर यहाँ पर मोनोगैमी इंट्रोड्यूस नहीं होता देन दैट विल बी वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये कैसी इक्वालिटी है कि हस्बैंड का तो एक्सक्लूसिव राइट है ओवर द कंपेनियनशिप ऑफ द वाइफ,
पर वाइफ का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, बिकॉज ही कुड इंडल्ज इनटू मल्टीपल मैरिज। तो हमने उनको सेम फुटिंग पर ला दिया है, एडल्ट्री को ग्राउंड बनाया, साथ में हमने मोनोगैमी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। और लॉ इस चीज से वाकिफ था कि शायद अगर कोई प्री पॉलीगेमस मैरिज की वाइफ्स एग्रीव्ड है, हमने उसके लिए भी रेमेडी रख दी है। जरूरी नहीं कि वो पिटीशन फाइल करेगी, अगर वो चाहती है तो हमने नंबर नहीं अब काउंट किया कि 1 है, 2 या 3 है या 4 है। ऑल द वाइव्स ऑफ मल्टीपल मैरिजेस सबको हमने राइट दी है, चाहे उसका पहला नंबर है चाहे उसका 10वां 20वां। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी क्लॉज में तो वो फॉल कर जाएगी। ठीक है, प्लीज इसमें लिखिए अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई, remedy of divorce, relief of divorce has been granted to all the wives of pre-act polygamous marriage, to all the wives of pre-act polygamous marriage. This section has used two different situations. First, husband had married again before commencement of HMA 1955. Husband had married again before commencement of HMA 1955. बेटा जो आपका है एग्जाम्पल है ना, वो इसके नीचे लिख लीजिए। W1 is entitled arrow, H had married to W2 and W3. H had married to W2 and W3. इसी में लिखिए नेक्स्ट। W2 is also entitled H had married again to W3। तो क्लियर है, W1 W2 को अवेलेबल होगा। सेकंड लिखिए, और बीच में और है, सेकंड है any other wife of the husband was alive at the time of solemnization of marriage of the petitioner। ऑब्वियसली मैरिज तो 1955 से पहले हुई होगी, बिकॉज 1955 में तो क्या आ गया, मोनोगैमी आ चुके हैं। क्लियर है, इसमें लिखिए W1 is entitled, W1 नहीं, W2 is entitled, W2 एरो लगा दीजिए, W2 एरो, W1 alive, नेक्स्ट लिखिए W3 entitled, एरो लगा दीजिए, बोथ W1 एंड W2 alive। जब W3 से मैरिज हुई है, एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ऑफ W3 विद H, बोथ W1 एंड W2 वर alive। लास्ट देखिए, बट देयर इज अ प्रोवाइजो अटैच्ड टू Section 13, subsection 2, clause I, that is, in either case, चाहे वो 1 है, चाहे married again है, चाहे वो है any other wife is alive, किसी भी केस में, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, in either case, the other wife is alive at the time of presentation
at the time of presentation of petition, at the time of presentation of petition. वो इसलिए कि अगर कोई वाइफ अलाइव ही नहीं होगी तो एक्ट ग्राउंड अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि पॉलीगैमी के केसेस में अवेलेबल अगर है ही नहीं, एक ही है, तो फिर ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा. सेकेंड लिखिए, हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी. रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी. हाँ जी, इसके अंडर आप लिखिए, इसके अंडर आप लिखिए. हाँ जी, रेप तो ऑलरेडी क्लियर ही है, जो हम जिस सेंस में आईपीसी में यूज करते हैं हम उसी सेंस में यूज करते हैं, फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन. तो अगर ये हो रहा है तो उसको हम रेप की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं. सोडोमी लिखिए, सोडोमी. सोडोमी एंड बेस्टियलिटी दोनों इकट्ठी लिख लीजिए, क्योंकि अननेचुरल चीज हम इसको इसमें कर लेते हैं. सोडोमी एंड बेस्टियलिटी क्या है? कार्नल इंटरकोर्स, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर with man, women or animal. ब्रैकेट में लिख लीजिए unnatural offenses, unnatural offenses. Full stop. Sodomy is carnal intercourse. Sodomy is carnal intercourse in anus, A-N-U-S. Sodomy is carnal intercourse in anus. Bestiality is carnal intercourse with animals other than human beings. Other than human beings. ये ग्राउंड क्यों बनाया गया? ये ग्राउंड इसलिए बनाया गया बिकॉज हमारे यहाँ पर अभी भी चेंजिंग फिनोमेना, चलो जो आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं वो ठीक है, पर हिंदू मैरिज एक्ट में अभी तक हमने लिव इन रिलेशनशिप को जगह नहीं दी है. हिंदू रिलेशनशिप में अभी तक हमने लेस्बियंस या गे रिलेशनशिप को कवर नहीं की है. उसके लिए या तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा या कोई सेपरेट लॉ बनाना पड़ेगा, जो आने वाला है आ जाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट कर चुके हैं पार्लियामेंट को कि या तो आप एग्जिस्टिंग लॉ में मॉडिफिकेशन करो, नहीं तो नया लॉ बनाओ रिलेटिंग टू इवन मैरिज एडॉप्शन एंड ऑल, जिसमें सारे कैटेगरीज कवर हो. पर अभी तक ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है. हमारे यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लीगलाइज के माना जाता है ओनली आफ्टर मैरिज. प्री मैरिटल सेक्स को हम एज टैबू कंसीडर करते हैं, एज टैबू. वो कैसे? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल में एस खुशबू वर्सेस कन्यामल का केस पढ़ा होगा. ये केस क्यों? जो खुशबू थी, शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस ऑफ साउथ इंडिया. उसका किसी मैगजीन ने इंटरव्यू लिया ऑन लिव इन रिलेशनशिप एंड और प्री मैरिटल सेक्स पर. उसने स्टेटमेंट दिया कि हार्डली एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लेकर शायद ही कोई मेल और फीमेल होगा जिसने प्री मैरिटल सेक्स नहीं किया होगा. और उसका जो ये इंटरव्यू था वो पब्लिश हो गया मैगजीन में. तो उस स्टेट के किसी आदमी ने उस पर केस फाइल किया. किस चीज का? डिफेमेशन. नहीं बेटा, क्रिमिनल लॉ में डेफेमेशन.
सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। कोर्ट कहता है कैसे डेफिमेशन, क्यों, उसका भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि प्री मैरिटल सेक्स एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अभी माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी इसको बिलीव नहीं करती, पर फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसमें माइनर कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बारे में बात करना इज नॉट डेफिमेशन। तो उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारी कम्युनिटी को, हमारे सोसाइटी को इतना टॉलरेंट होना पड़ेगा कि जो ऐसी चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही है और वो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो जो हम मैरिज की बात करते थे, तो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करते हैं आफ्टर मैरिज। हमने फिर बात की है एक्सक्लूसिविटी ऑफ यूनियन, और रेप जैसा जो ऑफेंस है, इवन लीगली तो है ही है, इसको हम एक क्राइम मानते हैं ऑफ हिनियस नेचर। ये जो रेप है ये नॉर्मल ऑफेंसिव, थेफ्ट है, थेफ्ट चलो आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, पर हम कहते हैं जो रेप जैसा ऑफेंस है, इट डिफाइल्स द सोल ऑफ द विक्टिम। आप किसी की लाइफ को साइकोलॉजिकली आप उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं और वो इतना ट्रॉमेटिक होता है, शायद लाइफ लॉन्ग वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाती। और हमारी सोसाइटी में तो अगर वो अनमैरिड है तो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स ही आप उसके टोटली खराब कर देते हो, बिकॉज कोई भी मेल किसी रेप्ड वुमेन के साथ मैरिज नहीं करना चाहता अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जब हमने कहा अगर कोई हस्बैंड ऐसे किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो रहा है जो कि विच इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, या फिर ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, क्वेश्चन राइज होते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आपका स्पाउस है, व्हाई एनी स्पाउस इज इंडल्जिंग इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज। जब आप एक दूसरे के लिए हैं, यू कुड फुलफिल योर ऑल योर नीड्स, तो आप क्यों ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं। अगर किसी हस्बैंड ने, फाइलिंग की बात नहीं है, वर्ड यूज है गिल्टी, गिल्टी है, इसका मतलब कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट ऑफ गिल्टी, और अगर ऐसा है तो हमने वाइफ को राइट दिया है टू फाइल अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। फिर कई बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, क्या गिल्टी होना चाहिए फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट? क्यों? अरे अपील का पीरियड छोड़िए, वाइफ के लिए तो और भी ज्यादा ट्रॉमेटिक होगा। पहले तो हस्बैंड ये सब चीजें करके बैठा हुआ है और पता नहीं अपील को तो डिसाइड होने में, अगर हम हाईएस्ट कोर्ट की बात करेंगे कितना टाइम लग जाए सारी, फिर कह देगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा हो गया फिर तो वाइफ का फ्यूचर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स तो खत्म ही हो जाएंगे, बिकॉज हमारा क्रिमिनल लिटिगेशन इतना टार्डी है, इतना लेंथी है। और जब हमने कहा कि जब गिल्टी है तो हम कह रहे हैं अगर ट्रायल कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है गिल्टी का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसमें मेंशन होता, पार्लियामेंट क्या लिखता, गिल्टी बाय द हाईएस्ट एपिलिएट कोर्ट। क्यों? जहां पर एविडेंस की सारी रिकॉर्डिंग हुई है, एविडेंस को अप्रिशिएट किया है, अगर ट्रायल कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंची है दैट हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, दैट इज मोर देन इनफ। कभी भी पार्लियामेंट का ये इंटेंशन नहीं है कि वाइफ शुड वेट टिल द डिसीजन ऑफ द हाईएस्ट एपिलिएट कोर्ट। ठीक है प्लीज? यस, थर्ड लिखिए बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट है। जो आपका थर्ड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, अगर उसका गिल्ट प्रूव पहले नहीं हुआ तो वाइफ को आफ्टर मैरिज पता चला तो फेल ग्राउंड है उसके पास? बेटा ये तो फिर उसमें आ जाएगा ना, अगर आप कंसेंट बाय फोर्स और फ्रॉड, इट इज अ वेरी मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, अगर वो ऐसा किसी एक्ट या ऑफेंस में इन्वॉल्व है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, देन देयर इज फ्रॉड बेटा, बिकॉज फ्रॉड होना चाहिए टू एनी मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग रिस्पोंडेंट। तो अगर वाइफ ने भी कुछ ऐसा
जो फैक्ट है वो छुपाया है कि वो रेप विक्टिम है टू अ गैंग रेप, ये फैक्ट नहीं बताया. इट इज अ वेरी मटीरियल फैक्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. अब कोई हस्बैंड प्री मैरिटल अफेयर्स डिफरेंट फुटिंग पर है, वो एक्सेप्टेड नोशन है. अब तो कोई पूछता नहीं है अब आजकल कि क्या आपका शादी से पहले अफेयर है, आपको शादी से बाद का मतलब है. लॉ फिर कहते हैं अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पाउस का कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, आप पहले पूछ लो शादी के टाइम पर कि आपका कोई है ऐसे प्री मैरिटल अफेयर या नहीं है, तो अगर आपका जो चीज इंपॉर्टेंट है. पर बेटा जो आप फैक्ट बोल रहे हैं ये कोई वो ऑप्शनल फैक्ट नहीं है. अगर हस्बैंड के ऊपर केस चल रहा है फॉर एनी ऑफ दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस, दिस इज अ वेरी ग्रेव फैक्ट. तो ये आपको बताना जरूरी है. अदरवाइज दिस इज कंसेंट बाय फ्रॉड because you have concealed a very material fact concerning respondent. Clear है please? अगर वाइफ गैंग रेप विक्टिम है और ये क्वेश्चन आया हो और हस्बैंड उसको बाद में डाइवोर्स देना चाहे तो उसका मतलब वो उसमें कोई ग्राउंड नहीं बनेगा ना डाइवोर्स का. वो ये नहीं कह सकता ना कि मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है. बेटा उसमें भी क्या है, जो ये हम बातें कर रहे हैं ना, ये इसमें टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि सपोज हस्बैंड है, गैंग रेप विक्टिम से शादी होगी है, तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि कब तक आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं. ये थोड़ी ना शादी को 20-25 साल हो गए आप उठ के चले जाएं जी गैंग रेप विक्टिम से शादी हो गई तो कंसेंट बाय फ्रॉड है. हमेशा तलवार उस स्पाउस के ऊपर लटकती नहीं रहेगी. अब सपोज वाइफ के अगेंस्ट केस चल रहा है, वाइफ को पता चल गया और वो 6 साल के बाद कोर्ट जा रही है, कोर्ट कहेगा नहीं अब तू रह चुकी है उसके साथ, तूने उसको एक्सेप्ट कर चुके है, अगर तू एग्रीव्ड होती तो तुझे टाइमली कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा. ये नहीं है कि अब थ्रू आउट लाइफ हस्बैंड के ऊपर तलवार ही लटकती रहेगी क्योंकि ये तो कभी भी डाइवोर्स ले सकती है ऑन दिस ग्राउंड. नहीं. और इसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए, जबकि आपके किसी भी ग्राउंड में लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, पर जब हमने कहा है सेक्शन 12 कि मतलब हमने कहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई इम्पेडिमेंट है, कोई डिफेक्ट था या कुछ चीज कंसील की गई थी, वहां पर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि आपने विद इन दैट टाइम आपने फाइल करना है. अगर वो टाइम ओवर हो गया है और आपने फाइल नहीं किया, देन द पार्टी कुड नॉट टेक रेमेडी. क्यों? इसका मतलब है फिर तो वो पार्टी शादी के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब दिल आएगा उस टाइम पर जाकर डाइवोर्स ले लेगी. नो, दिस ग्राउंड विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ कर लॉ बनाया है. अगर आप एग्रीव्ड हैं फॉर ड्यू टू एनी फैक्ट which is existing at the time of the marriage, then you should file petition during the period prescribed by that section. मैम अगर मैं प्री मैरिटल की वैसे बात नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी शादी के बाद अगर वो गैंग रेप विक्टिम हो जाती है. नहीं बेटा इसका कोई, बिकॉज अगर ऐसा कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, कुछ चीजों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसमें कोई ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं बनेगा. क्लियर है? रेदर अगर हम इसको क्रुएलिटी कहते हैं, दैट इज क्रुएलिटी टू वाइफ की. एक तो उसके साथ ऐसा कुछ हैपनिंग हुआ और हस्बैंड वो इसको कह रहा है कि पिटीशन फाइल करें फॉर डाइवोर्स. क्लियर है? तो नो नो बेटा, ये जब हम कहते हैं मैरिज तो ये तो दोनों ही तरफ है ना. जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमें बैलेंस कर कर आंसर करना पड़ता है. तो मिस फॉर्चून तो किसी के साथ भी हो सकता है जिसमें लेडी का कोई रोल नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से उसने लेडी के साथ गलत किया, तो लॉ एक्सपेक्ट करता है या हमारा जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो दूसरा स्पाउस है ही शुड सपोर्ट दैट स्पाउस इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, ना कि आप उसे फर्दर ट्रॉमा क्रिएट कर दो कि जो हुआ वो तो हुआ, अब मैं भी अब डाइवोर्स ले रहा हूँ. क्लियर है? फिर ये तो खेल बन जाएगा बेटा. पहली के साथ वाइफ के साथ हो गया, उससे डाइवोर्स ले लिया, फिर दूसरे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी फिर डाइवोर्स ले लेगा. ये तो कोई वो नहीं है. अगर ऐसा कुछ हुआ है, रेदर उन्हें सॉलिडारिटी शो करते हुए जो वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं रॉन्ग डूअर्स को, उसमें हस्बैंड को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए वाइफ को. क्लियर है? तो ये कोई ग्राउंड नहीं है बेटा. ग्राउंड बनेगा नहीं ना. अगर एडल्ट्री कह रहे हैं तो वॉलंटरी होना चाहिए, यहाँ पर वॉलंटरी नहीं होगा. अगर क्रुएल्टी की बात है तो क्रुएलिटी में हम कहते हैं कि जो चीज हुई है
उसका रिस्पोंडेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, रेदर it itself is mishappening to the respondent. आप जिसको कह रहे हैं कि उसने गलत किया, उसके साथ तो खुद गलत हुआ है, rather it will be more traumatic to her अगर हम ऐसी petitions को entertain करना start कर दे. Rather it is expected from the petitioner that that spouse will support the respondent in that time and help him or her जो भी है to overcome this crisis. ठीक है प्लीज, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलेंटरली करना अलग बात है, और ऐसा किसी के साथ अगर गलत हुआ है, दैट इज नॉट क्रुएलिटी. क्लियर है? हम किसको सफरर मान रहे हैं? विक्टिम को सफर माने या उसके हस्बैंड को सफर माने, सफरर माने? बात तो ये है ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि वो यहाँ पर ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन इस चीज से कन्विंस नहीं होता बेटा. किसी से भी हम कहें, हम तो रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का स्टैंडर्ड लेते हैं, क्या रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को ऐसे बिहेव करना चाहिए विद अदर स्पाउस जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं. क्लियर है प्लीज? आज तक इस ग्राउंड पर कोई भी केस फाइल नहीं हुआ. होता तो होगा ही, ऐसा नहीं किसी की वाइफ के साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग ना हुई हो, पर इन 15 इयर्स के स्पैन में मैंने कोई भी क्रुएल्टी का केस नहीं पढ़ा जिसमें हस्बैंड ने ये वाला ग्राउंड लिया हो कि मेरी वाइफ के साथ रेप हो गया था, अब मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है. नो. कोर्ट कहेगा तो उसको संभाल, उसको तेरी जरूरत है. आप ये क्या, आपका जो ड्यूटी है आप उसे फुलफिल करो. आप क्या कर रहे हो? आपने तो मैरिज की इंस्टीट्यूशन को मौकरी बनाया हुआ है कि आपका, आपके लिए वो कोई प्लेजर की चीज थोड़ी ना है कि जब तक वो प्लेजर मिल रहा है ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो. हम कहते हैं मैरिटल यूनियन में, ये बेटा कहते हैं सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ को कब जरूरत होती है एक दूसरे की? बुढ़ापे में. जब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हार्डली किसी में उस टाइम पर होता होगा, अगर होता भी है चलो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर बात है आप कंपेनियनशिप के लिए भी मैरिज करते हैं, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए शादी नहीं होती. कई बार आपको पता होता है कि स्पाउस इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, लोग जानते हुए भी मैरिज करते हैं. तो मैरिज इज नॉट ओनली फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज फॉर कंपेनियनशिप. तो इसलिए ये वाला जो ग्राउंड लेना ये किसी भी उसमें ठीक नहीं है. क्लियर है? यस बेटा, नेक्स्ट लिखिए, ग्राउंड लिखिए. नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन. नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन for 1 year after an order of maintenance. सेक्शन रेफर करो, सेक्शन रेफर करो. शिफाली सेक्शन रीड कर बेटा, सेक्शन रीड करना. That in the suit under Section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, or in a proceeding under Section 125 of Code of Criminal Procedure 1973, or under the corresponding Section 488 of the Code of Criminal Procedure 1898, a decree or order, as the case may be, has been passed against the husband, awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties अंडरलाइन कर लीजिए. Cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards. Cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है. आपको मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ग्राउंड तो कहते हैं कि ऑर्डर पास हो गया मेंटेनेंस का, उसके बाद उनके बीच में वाइफ अलग रह रही थी, उनके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 year और मोर, तो वो ग्राउंड है डाइवोर्स का. आप पॉसिबिलिटीज लिखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेडिंग डाल दीजिए. डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस has been passed.
possibilities. First, husband not paying maintenance, husband not paying maintenance, but wife residing with him. Second, husband not paying maintenance, and wife not residing with him. वन ईयर और मोर तो दोनों के साथ है ही. क्लियर है? इसका मतलब डिक्री और ऑर्डर पास हो चुकी है मेंटेनेंस की, और 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं. क्लियर है? पहला सिचुएशन बोलना मौली क्या है? Husband not paying maintenance but wife residing with him. यस. ग्राउंड अवेलेबल होगा. यस. जो आपका पहला है, हस्बैंड नॉट पेइंग मेंटेनेंस बट वाइफ रिजाइडिंग विद हिम, तो कोहैबिटेशन तो हो रही है, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है. मतलब अलग अलग रह रहे हैं उसे भी तो हम सेपरेशन देंगे, तो फिर आप यहाँ पे कोहैबिटेशन कैसे मान सकते हैं? बेटा जब हम ये बात कह रहे हैं ना, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट शी वॉज लिविंग अपार्ट, अपार्ट क्यों इन्होंने यूज की है? क्योंकि जो आपका सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 है ना, उसमें ना कुछ सिचुएशन में वाइफ के पास रेमेडी है सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस की. सेपरेट रेजिडेंस का मतलब है कि आपको कोई और रेजिडेंस चाहिए अदर देन दैट, चाहे आप उसी फ्लोर के कोई सेपरेट फ्लोर दे दो या कोई सेपरेट अपार्टमेंट दे दो, वो आपकी मर्जी है. वो क्यों? क्योंकि हम देखेंगे जो ग्राउंड्स हैं उसमें ऐसे हैं कि वाइफ अब हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रही है, तो उसे सेपरेट रेजिडेंस चाहिए. जो आप बात कर रहे हैं लिविंग अपार्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. लिविंग अपार्ट को, लिविंग अपार्ट का अलग मतलब है, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का अलग मतलब है. जब हमने कहा है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी है, वहां पर फिजिकल सेपरेशन जरूरी नहीं है. आप एक जगह पर रहते हुए भी ये विड्रॉल पॉसिबल है व्हेन यू आर नॉट लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. जो आप इसके बीच में हम बात कर रहे हैं, इसको आप फर्दर फिर क्लासिफाई कर सकते हैं. जो आपने बोला फर्दर इसको क्लियर करने के लिए, अब मौली पहला सिचुएशन रीड करना बेटा. Husband not paying maintenance but wife residing with him. अब जो लिविंग अपार्ट का मतलब है कि वो अलग नहीं रह रही, वो हस्बैंड के साथ ही रह रही है. तो जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं तो उसमें हम इम्प्लीकेशन होती है दैट दे आर कोहैबिटिंग टुगेदर, बिकॉज ये नेसेसरी इम्प्लीकेशन ऑफ मैरिज है. क्लियर है प्लीज? यस. सेकंड बोलना मौली. अगर स्पेसिफिकली ये बताया ही हो कि वाइफ रिजाइडिंग इन सेम हाउस बट देयर इज नो कोहैबिटेशन, हाँ तो फिर ऑब्वियस है ग्राउंड अवेलेबल होगा, ग्राउंड अवेलेबल होगा. क्लियर है? यस. सेकंड बोल बेटा. हस्बैंड नॉट पेइंग मेंटेनेंस एंड वाइफ नॉट रिजाइडिंग विद हिम. इस केस में इस केस में क्योंकि डिग्री पास हो गई है ना इस केस में क्यों होगा, रीजन बताइए. मैम, इसलिए क्योंकि वाइफ उसके साथ नहीं रह रही, तो वाइफ के साथ रहने या कोहैबिटेशन नहीं हो रही. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इसके नीचे ना नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए. फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्राउंड, फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्राउंड, payment or non-payment of maintenance is not material. Payment or non-payment of maintenance is not material. The relevant fact
which has to be considered by the court is that whether cohabitation between the parties has been resumed or not after passing of decree of maintenance, order or decree, after passing of order or decree of maintenance. But if there is no resumption, of cohabitation for 1 year or upwards, after passing of decree or order of maintenance. इसमें ना अंडरलाइन कर लेना नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन. पेमेंट हो या नॉन पेमेंट हार्डली मैटर्स. क्या फैक्टर है? नॉन कोहैबिटेशन है, रिज्यूम हुई है या नहीं हुई है. अखिल लास्ट लाइन रीड करना बेटा, क्या लिखे? No resumption for 1 year or upwards after passing of decree or order of maintenance will vest right in the wife to file. क्या फाइल कर सकती है? पिटीशन फॉर डाइवोर्स. इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, या आपने ध्यान रखना है पेमेंट या नॉन पेमेंट है या फिर रिजम्पशन या नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन है. क्लियर है? वेदर कोहैबिटेशन हैज बीन रिज्यूम्ड और नॉट, वेदर मेंटेनेंस इज पेड और नॉट, ये दोनों सेपरेट फैक्ट्स हैं. पेमेंट या नॉन पेमेंट हैज नो कंसर्न विद दिस ग्राउंड. द रेलेवेंट फैक्ट इज वेदर कोहैबिटेशन हैज बीन रिज्यूम्ड और नॉट. ये बात कर रहे हैं ड्यूरिंग मैरिज मेंटेनेंस का उसने डिग्री पास करवा दिया. यस, और फिर वो अलग रह रही है. मतलब वो अलग रह रही है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके ऑर्डर फेवर में ऑर्डर पास हो चुके हैं. अगर उनके बीच में कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हो रहा फॉर 1 ईयर, इसका मतलब देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन. वो इकट्ठा नहीं रहना चाहते फॉर एनी रीजन, तो कोर्ट ने वाइफ को एक स्पेशल ग्राउंड अवेलेबल करा दी है. ठीक है प्लीज. यस, लास्ट लिखिए 4th, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज. रेपुडिएशन ऑफ मैरिज. रेपुडिएशन ऑफ मैरिज. रीड करना बेटा, रीड करना. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको मुस्लिम लॉ से वेरी करता है. अंडरलाइन कर लीजिए, वेदर कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट. मुस्लिम लॉ में अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो जाती है, वाइफ को रेपुडिएशन का राइट नहीं है. हिंदू मैरिज एक्ट में फैक्ट ऑफ कॉन्ज्यूमेशन इज इमटेरियल. ये डिफरेंस है बिटवीन मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ रिगार्डिंग लॉ ऑफ रेपुडिएशन ऑफ मैरिज. आगे. फर्स्ट, मैरिज होनी चाहिए बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 years. सेकेंड, इसके बाद सेकेंड, वो रेपुडिएट कर चुकी है आफ्टर 15 बट बिफोर 18. वो रेपुडिएट कर चुकी है आफ्टर 15 बिफोर 18. क्लॉज 4 क्यों बनाया गया? क्लॉज 4 इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, और चाइल्ड मैरिज में हमने मैरिज की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं किया. इनिशियली जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो मैरिज जो एज रिलेटेड कंडीशन थी वो ऐसी कंडीशन थी
कि जिसकी कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं था। तो वो उस केस में क्या था कि अगर वो 15-18 का, 15 की लड़की और 18 का लड़का, ये एज था एट द टाइम, बाद में चेंज हो गया 18 और 21। तो अगर लड़की 10 की है, लड़का 11 का है, 12 का है, हार्डली मैटर्स, वैलिडिटी ऑफ मैरिज पर कोई भी इफेक्ट नहीं था। और इसका रीजन था क्योंकि हम कहते थे मेजॉरिटी मैरिज इंडिया में जो होती थी उस टाइम पर, दोज आर चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिज एक इंटीग्रल नोशन था हमारी हिंदू सोसाइटी का, और उन्होंने कहा कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन इतनी सारी मैरिजेस को हम कोर्ट के कटघरे में खड़े होने का रिस्क नहीं ले सकते, और इसलिए उन्होंने कहा कि एज रिलेटेड कंडीशन ऐसी है जिसकी कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है। पर जब बनाया गया तब ये सोचकर बनाया गया कि चलो अभी नहीं फॉलो कर रहे, विद पैसेज ऑफ टाइम लोग इसको मानना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लॉ में अमेंड किया और उन्होंने कहा पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लड़कियों की हेल्थ खराब हो रही है, एजुकेशन को कोई जोर नहीं दे रहा, चाहे जो गर्ल है शी इज नॉट मैच्योर इनफ फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उसकी मेंटली और फिजिकली उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। उन्होंने क्या करा, शादी की एज को बढ़ा दिया, 18 और 21 कर दिया। पर उन्होंने कहा अगर किसी लड़की की चाइल्ड मैरिज हुई है सिर्फ इसलिए कि उसकी मैरिज वैलिड है, क्या हम उसे बिना रेमेडी के छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए स्पेशल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स उन गर्ल्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जिनकी शादी हुई थी बिफोर 15। वो रेपुडिएट क्यों करेंगी? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द मैरिज, दे हैव रेपुडिएटेड इट आफ्टर 15 बिफोर 18। तो इस केस में दे कुड फाइल पिटिशन फॉर डाइवोर्स on the ground of repudiation of marriage. नहीं बेटा, 18 से सिर्फ फर्क इतना है, आपका वो जो है ना सूट बाय माइनर्स, जो आपका सीपीसी का वो प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा। रेपुडिएशन होनी चाहिए, वो उसको डिनायल कर रही है कि मेरी इससे मैं रेपुडिएट कर चुकी हूँ मैरिज। 18 के बाद तो वो खुद कर देगी, 18 से पहले कोई उसके बिहाफ पर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन जो भी है वो कर देगा। बेटा रेपुडिएशन एक फैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये किसान है, दे हैव रेपुडिएटेड द लॉ जो फार्मिंग बिल आया, क्लियर कट हो चुके, उन्होंने रेपुडिएट कर दिए, कहीं रेडियो में नहीं आया, कहीं उन्होंने नहीं कहा, बट उनके जो एक्ट्स हैं वो क्लियर हैं, दे हैव रेपुडिएटेड द मैरिज। कैसे? वाइफ ने जब 16 साल का अटेन किया एज, वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई, उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो अब मैरिज अपना हस्बैंड के घर नहीं जाना चाहती, शी इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, शी वांट्स टू लीव दिस मैरिज। तो वो हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से गैदर करना पड़ेगा। रेपुडिएशन का कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हमारे एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। क्लियर है प्लीज? या फिर रेपुडिएशन कैसे हो सकता है? जैसे हस्बैंड है, उसने हस्बैंड के साथ उसी रूम में सोने से मना कर दिया, नाउ शी हैज स्टार्टेड स्लीपिंग इन पूजा रूम, दिस इज अ वन ऑफ द फैक्ट ऑफ रेपुडिएशन। उनकी फैमिली में ये जो व्रत होता है करवा चौथ का, रखते थे, बट फॉर द लास्ट 3 years शी इज नॉट स्लीपिंग विद द हस्बैंड, शी इज नॉट कीपिंग एनी फास्ट, which is expressly manifestly clear that she has repudiated the marriage. फिर फैमिली में हवन होना था, जहां हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे बैठना था, सारी सोशल गैदरिंग के सामने she has refused to sit with that man because she has repudiated the marriage. अपना मंगलसूत्र उतारकर अपनी मदर इन लॉ को दे दिया है कि जब मैंने उसे मानना ही नहीं है, हस्बैंड इस काले मोती का कोई लेना देना नहीं है, ये आप अपने पास रख लो। क्लियर है? तो ये सारे बेटा इंस्टेंसेस हैं, कोई भी एक सिंगल फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ऑल दीज आर इंस्टेंसेस व्हिच कुड प्रूव रेपुडिएशन ऑन द पार्ट ऑफ द वाइफ, बिकॉज हमारे एक्ट में कोई डायरेक्ट रेपुडिएशन के लिए कोई इंस्टेंस मेंशन नहीं है। क्लियर है? ये कह सकते हैं जैसे अगर वाइफ की मैरिज अगर जो सेक्शन 5 में गिवन उससे पहले हुई है, वो ही वाइफ इसमें अप्लाई कर सकती है। सेक्शन 5 में वो एज ऑफ मैटर नहीं बेटा, जब एज रिलेटेड कंडीशन का कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, अगर आज भी शादी होती है, आजकल तो शादियां होती नहीं है इस इतनी माइनर एज में,
पर हम चलो क्या मानते हैं होती है। तो पहले तो वो पहले नहीं थी, वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया है, उससे वो मैरिज वॉइडेबल है कि वो बच्चा अगर वॉइडेबल नल एंड वॉइड, अब उसके पास सब्सटेंटिव रेमेडी है, वो उसको अवेल कर सकती है। उस सेक्ट में इवन 2-3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर मैरिज वॉइड है, तो वो उसके पास ऑलरेडी अब रेमेडी है, वो वहां अवेल कर सकती है। अगर वो इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है वो ठीक है, वो यहाँ पर भी फाइल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसने देखना है उसने कौन सा ग्राउंड लेना है डाइवोर्स का। तो आप ये भी लिखेंगे बेटा, बिल्कुल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी लिखेंगे। यस, दो ही हैं उसके पास और कोई नहीं है, या तो आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है या फिर आपका रेपुडिएशन ऑफ मैरिज है। है, मैंने बोला है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में 3 एक्सेप्शंस हैं जहां चाइल्ड मैरिज वॉइड है। जैसे एक उसमें एक्सेप्शन है कि कोर्ट ने इंजंक्शन, कोर्ट को पता लग गया किसी को, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने इंजंक्शन भी पास कर दी कि मैरिज नहीं होगी और उसकी वॉयलेशन में पेरेंट्स ने फिर भी शादी करा दी, तो अब वो वॉइड है, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंजंक्शन बाय द कोर्ट। तो वो ऐसी 2-3 सिचुएशन है जहां पर वॉइड है। तो अगर अब ऐसी शादी होती है तो अब लड़की की मर्जी है कि वो मैरिज को एनल करवाना चाहती है बाय डिक्री ऑफ नलिटी अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, या वो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करना चाहती है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 4। ठीक है प्लीज, अब वो उसने देखना है वो कौन सी रेमेडी अवेल करेगी। पर जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसमें बहुत हैवी पेनल्टी है पार्टी के ऊपर जो ये मैरिज सोलमनाइज करवा रही है। तो वो बड़ा जो मॉनिटरी हमारे यहाँ पर क्या है, डिटेरियोरेटिंग डेटरिंग इफेक्ट, डेटरेंट इफेक्ट अगर क्रिएट करना है तो कुछ मॉनिटरी पेनल्टी इंपोज करना जरूरी है। क्यों? लोग 1 लाख रुपया पॉकेट से देने से पहले 10 बार सोचेंगे, पर शायद एक रात जेल में बिताना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर मॉनिटरी कंसीडरेशन ज्यादा अफेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो पीनल तो है ही है बेटा, पीनल तो है ही है। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के आने के बाद ही हमारे सेक्शन 18 में भी चेंज हो गया कि अगर किसी इसने 5 क्लॉज 3 की कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया तो जो पेनल्टी 2006 के एक्ट में है वो, बेटा रीड कर सेक्शन 18 का ए। In the case of a contravention of a condition specified in clause 3 of section 5, 3 एज वाली कंडीशन है, उसमें एज प्रिस्क्राइब्ड है, रीड कर बेटा। रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट, पहले सिंपल इम्प्रिजनमेंट थी, अब क्या होगी है रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। आगे ये हमारे 2006 के एक्ट पार आ चुके हैं, जो आपका 2006 के है उसमें ये वाली पनिशमेंट है। ठीक है प्लीज, ठीक है। आप लड़की 16 साल की है और उसकी 25 साल की लड़की से शादी हुई है, वो कोहैबिट नहीं कर रही, शी इज नॉट रेडी फॉर कोहैबिटेशन। अब वो कौन से ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल हो सकता है? ये भी है जो आपका डाइवोर्स का लड़की ने फाइल करना है, लड़के ने? लड़की ने करना है। तो डाइवोर्स का तो बेटा 13(2) यही है जो आपका रेपुटेशन ऑफ मैरिज है, यही ग्राउंड अप्लाई करेगा और कोई ग्राउंड अप्लाई नहीं करेगा। तो 15 साल से पहले शादी होनी चाहिए। तो शादी कब हुई है? 16 में 16 इयर्स की गर्ल की शादी हुई है। मैं क्वेश्चन देखती हूं बेटा, अगर ऐसा है फिर उसका जो रेमेडी है वो इस ग्राउंड में नहीं है, वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंडर है, वहां पर उसको रेमेडी मिल जाएगा। वहां पर शी कुड गेट इट एनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी, वॉइडेबल मैरिज है तो वो वहां जा सकती है। यहाँ इस एक्ट में उसके पास कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे एक्ट में पेनल्टी तो जरूर इम्पोज कर दी है, पर मैरिज या तो वो वॉइडेबल मैरिज के अंदर एक एडिशनल सेक्शन ऐड कर दें, तो वो अभी तक नहीं हुआ है अमेंडमेंट, तो उसको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा, कोई डाइवोर्स का ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा। मैम पर हम ये कह सकते हैं कि वो अगर म्यूचुअली एग्रीड है तो फिर वो म्यूचुअली फाइल कर सकते हैं। क्यों? आप कोई भी फैक्ट प्रिज्यूम नहीं कर सकते, आपने अपने आप इतना दिमाग नहीं लगाना मेंस में, जो आपने दिया हुआ है आपने उसके बेसिस पर करना है। अगर वो चाहते हैं अगर वो चाहते कि आप म्यूचुअल कंसेंट का डिस्कस करें, वो वहां पर कहते कि क्या वो म्यूचुअली एग्री कर डाइवोर्स ले सकते हैं, तब आपका लिखना बनता था। आपने कोई फैक्ट प्रिज्यूम नहीं करना, फिर तो आप ये भी प्रिज्यूम कर लोगे इफ देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन शी कुड फाइल पिटीशन फॉर IBOM। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द गर्ल, तो हमने फिर म्यूचुअली नहीं डिस्कस। बिल्कुल नहीं करना बेटा, बिल्कुल नहीं।
जो आपने आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, आपने उसी के बेसिस पर रेमेडी डिसाइड करनी है, ठीक है। यस बेटा, मुस्लिम लॉ में ना हम ख्यारुल बुलुक करेंगे, जहां पर क्या है कि वाइफ जिसकी शादी बिफोर 15 हुई है, आफ्टर 18 हुई है, तो वो उसको रेपुडिएट कर सकती है, बिकॉज वहां पर भी हम यही लेते हैं कि अगर लड़की है वो उसको सफर नहीं करना चाहिए, तो लड़की की बिहाफ पर किसी और ने कंसेंट दे दी है पर वो शादी से खुश नहीं है, हमने रेपुडिएशन ऑफ मैरिज दी है। पर हम कहते हैं मुस्लिम लॉ में अगर मैरिज एक बार कंज्यूमेट हो चुकी है, इसका मतलब है कि वो मैरिज को रेटिफाई कर चुकी है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है आप दूसरे स्पाउस को अगर कोहैबिट कर चुके हो, इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड दैट स्पाउस एज योर हस्बैंड। और इस वजह से अगर आप एक बार एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमने वहां पर मुस्लिम लॉ में लड़की को रेपुडिएशन का रेमेडी नहीं दिया। पर हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहता है कंज्यूमेशन होने ना होने से रेमेडी पर कोई फर्क नहीं है। तो अगर वो 15 साल से पहले शादी हुई है, 15 से 18 के बीच में वो रेपुडिएट कर रही है, दैट इज मोर देन इनफ, और इसी के बेसिस पर शी कुड फाइल पिटीशन फॉर डाइवोर्स। ठीक है प्लीज, यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल आपको क्वेश्चन पेपर बेटा वहीं मिल जाएगा आपको ग्रुप में ही, सर से मैं कह दूंगी आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। जो रिटर्न है वो आपका फिर हम मंडे को इवेल्युएट करेंगे, क्लियर है, क्योंकि फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपना जो अभी तक हुआ है वो आप अपना तैयार कर लेना। आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर ग्रुप में डाल दूंगी, और वो दे विल बी ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो ज्यादा कहानियां पाने की जरूरत नहीं है। फ्रेम इश्यूज, अगर वो प्रेपोजिशन है, इश्यूज, आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन, केसेस अगर पता है रेफर करो। केसेस कभी आर्गुमेंट्स में रेफर नहीं होते, ये याद रखना, केसेस कंक्लूजन में रेफर होते हैं। जो आपका लीगल पॉइंट है और आपने कोरिलेट किया है विद फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे डिजर्शन में आप इंटेंशन वगैरह की बात कर रहे हैं और आपको दोनों आर्गुमेंट से पता चला कि ये तो केस है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का, बिपिन चंद्रा से मैच करता है, तो जब आपने कंक्लूड करना है ना, वहां आप कोट करोगे। आप आर्गुमेंट्स किसी केस की वजह से आप अपना केस नहीं डिसाइड करते, आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो केस आता हो ना आता हो इतना फर्क नहीं पड़ता, आर्गुमेंट्स और रीजनिंग रैशनल होनी चाहिए। नंबर आपको आपके आर्गुमेंट्स, मेन बॉडी आपकी आर्गुमेंट्स है, ठीक है प्लीज। डालनी है बेटा, आप पता कैसे चलेगा? लीगल इश्यूज लिखते हैं, लीगल इश्यूज, यस लीगल इश्यू लिखोगे, यहाँ पर 1, 2 जितने भी बनते हैं, फिर यहाँ आर्गुमेंट्स लिखोगे, फिर आर्गुमेंट्स फॉर इश्यू नंबर 1, आर्गुमेंट्स फॉर जो भी आपका चल रहा है, लास्ट में कंक्लूजन होगा, ठीक है ना? यस इसका बेटा मतलब है शादी उस बच्चे की होनी चाहिए 15 साल होने से पहले, पर हम कहते हैं कि बच्चे की समझ आना शुरू होता है उसे 15 साल के बाद। मुस्लिम लॉ में तो एज ऑफ प्यूबर्टी हम 15 इयर्स लेते हैं। तो जब उसे समझ आनी शुरू हुई, वो शादी से खुश नहीं है, तो रेपुडिएशन होनी चाहिए आफ्टर 15 बिफोर 18। अगर 18 साल होने तक भी आपने रेपुडिएट नहीं किया, इसका मतलब आपको शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पिटीशन फाइल कर सकती है बाद में, पर रेपुडिएशन पहले होनी चाहिए। ये आपको मेंस में क्वेश्चन आए हुए, दैट क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम, हम इसको मंडे को डिस्कस करेंगे। सारा उठा के तो क्लॉज 4 दिया गया है, कोई जबकि क्वेश्चन इसमें से था ही नहीं। क्वेश्चन था आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का, क्योंकि पिटीशन फाइल होनी है तो किसने करनी है? गार्डियन ही करेगा, तो वो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको वहां मेकआउट करना पड़ेगा क्वेश्चन आया किस एक्ट में से है। आपने ब्लाइंडली ये नहीं कि 4 है तो 4 अपना लिखना शुरू कर दो, वो आपको मेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया और क्या रीजनिंग देनी है, ठीक है प्लीज। किसमें? जैसे आप कह रहे हो ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कोई हमें पता नहीं कौन से में से लिया, हमें खुद डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ऐसे हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट से लिया हुआ, उसमें डाइवोर्स का तो पूछा ही नहीं हुआ था ना बेटा। पिटीशन था कि ब्रदर है और फादर है, लड़की ने रेपुडिएट कर चुकी है, फादर ने मना कर दिया मैं नहीं पिटीशन फाइल करता, पूछा हुआ ब्रदर फाइल करेगा या नहीं करेगा, कर सकता है, पिटीशन मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये है।
सेक्शन 9, 10 अभी डिस्कस करने हैं बेटा, अभी तो ये तो हमारा पहला टॉपिक कवर होगा। यस नहीं बेटा, अब कर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे आज उसमें नहीं आएगा बेटा, जो हमने किया है उसी में से ही होंगे। आपका जो मेंस वाला होगा जो हमने किया है आज तक उसी में से ही होगा। क्लियर है? जब हम 13 करते हैं 13 में डिवोर्स है उसमें ईयर तो नहीं होता बेटा। डाइवोर्स में तो आपका सेक्शन जो बेसिक डाइवोर्स का कंसेप्ट है वहां सेक्शन 14 आ जाता है ना। 14 में लिखा हुआ है कि 1 साल से, बस वही है वही है वही है। 13 को 14 से आप अलग नहीं कर सकते। आप ऐसे बहुत सारे प्रोविजन आपको मिलेंगे कि आपने अगर 13 कर लिया और 14 अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आपको 14 नहीं पता, क्या पता आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ही छोड़ दें। तो मतलब वहां आपको क्या पता इशू ही 14 का बनना हो, whether there is any exceptional hardship on the part of the respondent or any exceptional depravity on the part of the petitioner। तो मतलब वो आपको सारा बेटा कभी भी आप सोचकर चलिए, हम ना लॉ में मेंस के लिए सेक्शन वाइज तैयारी नहीं होती। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। क्या पता मैरिज के साथ आपको माइनॉरिटी गार्डियनशिप का क्वेश्चन आ जाए, सक्सेशन का क्वेश्चन है, रियलिटी में इशू आपका एडॉप्शन का बनेगा, क्योंकि पूछा है बच्चा सक्सीड करेगा या नहीं, और आंसर उसमें नहीं है, आंसर एक एडॉप्शन शो कर रखी है, एडॉप्शन वैलिड है या नहीं। मतलब आपको बेटा सारे लॉ को बिकॉज इंटीग्रेटेड है लॉ, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलो और देखो कौन से प्रोविजन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके साथ कैसे जाएगा। तो आपको एक कहते हैं ना कुमुलेटिव अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। हम एक्ट के बीच में कह रहे हैं कुमुलेटिव अप्रोच, तो एक एक्ट को तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से रीड करना ही पड़ेगा ना बेटा। हम बात कर रहे हैं 13(1)(a) की, उसके साथ हमने सेक्शन 9 और 23(1)(a) नहीं किया, बिल्कुल बेकार है करना। क्वेश्चन कभी आपको 13(1)(a) का नहीं आएगा। जब आपने रीजनिंग देनी होगी वो 9 और 23(1)(a) को आपको बीच में मेंशन करना पड़ेगा। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन का क्या इम्पैक्ट है, रेमेडी कब राइज हुई, कब खत्म हुई, सेक्शन कब अप्लाई करेगा। मतलब ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज फैक्ट्स एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ठीक है प्लीज बेटा। हम सेक्शन 11 स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 11 स्टार्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। बेटा उसमें क्या है कि जो आपका है 1 साल ना 2 जगह पर है। एक तो आपका 14 में 1 ईयर है और एक सेक्शन 13 कैपिटल बी में 1 ईयर है। तो जो 14 का 1 ईयर है ना वो कॉन्डोन हो सकता है अगर एक्सेप्शनल केसेस में। 13 का 1 ईयर 13B में जो 1 ईयर है वो कंडोन नहीं हो सकता, वो कंडोन नहीं हो सकता, रहना पड़ेगा 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि हरवीन कौर के केस में उन्होंने कहा है वो ज्यूरिसडिक्शनल प्रोविजन है। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन तभी एंटरटेन करेगा जब 1 ईयर वो लिविंग सेपरेटली है। तो अगर वो ऐसी कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप है तो 14 कंडोन हो सकता है, 13B1 कंडोन नहीं हो सकता। तो वो 1 ईयर तो रहना ही रहना पड़ेगा। बेटा फिर आपको ना मेकआउट अगर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा एक्सेप्शनल हार्डशिप, फिर तो हर ग्राउंड में ही है वो, तो फिर आप हर क्रूएल्टी में भी तो क्यों फिर वेट करेंगे। तो फिर वो कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा एक्सेप्शनल केस है। अगर आप कोर्ट को थ्रू एविडेंस कन्विंस कर देते हैं तब आपको अवेलेबल होगा, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है प्लीज। यस ठीक है बेटा, लेक्चर वाइंड अप हो रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।